सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 6 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे कई खबरों के बीच एक खबर अंतर्राष्ट्रीय मंच से आती है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को चिंता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवं अमेरिका की कई यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं, अब उन्हें चिंता है इस बात की कि कहीं नई सरकार की नीतियों के कारण उनका जो भविष्य उन्होंने सोचा था कि विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ के वहाँ पे बसने का या फिर शिक्षा हासिल करके वहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने का, अब उस पे थोड़ा-सा अंधेरे के बादल छाए हुए हैं। क्योंकि लगातार ट्रम्प साहब अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेके नए-नए नियम ला रहे हैं, जिस वजह से बाहरी छात्र, बाहरी लोगों को वहाँ पे अब आने वाले भविष्य में चिंता हो सकती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में रहने वाले हैं जश्न बनाम मातम, मनमानी के बावजूद और फिर सेहत की फ़िक्र और प्राकृतिक खेती। मनमानी के बावजूद संपादकीय लेख में हैरत की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बड़ी सहायता राशि मिलने के बाद अब एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान को 80 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद की मंजूरी दी है, जबकि वह ना तो वित्तीय संस्थाओं की शर्त का पालन करता है और ना ही वास्तव में आर्थिक सुधार के लिए कई कदम उठाता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की चिंता स्वाभाविक है कि पाकिस्तान ने सहायता राशि विकास कार्यों में लगाने के बजाय उसका दुरुपयोग ही किया है। सच ये है कि नीति आधारित कर्जा का इतना बेजा इस्तेमाल दुनिया का शायद ही कोई देश करता हो। अब देखिए कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत बड़ी डबल गेम देखने को मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कि वो उस देश को वित्त पोषित कर रहे हैं, जो कि उस धन का इस्तेमाल, जो कि हर कोई जानता है, एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, रचनात्मक कार्यों की जगह विकास विकास के कार्यों की जगह आतंकवाद और निजी स्वार्थों को पूरा करने में लगा रहे हैं। पाकिस्तान अब कुछ भला हुआ ना हुआ हो, वहाँ के जो हुक्मरान हैं, वहाँ के सेना अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो लोग मालामाल हो गए हैं इस धन से। वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं, जो देश के लिए धन आया होता है, वित्त आया होता है, उसे अपने निजी कार्यों में लगाने का। ये सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त एजेंसियाँ, आईएमएफ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं, वो सब जानती हैं कि कैसे पाकिस्तान बार-बार लोन को डिफ़ॉल्ट कर देता है, लोन को वेवर करने की डिमांड करता रहता है। ये सब जानते हुए भी अगर ये संस्थानें उसको अभी भी भारी मात्रा में ऋण प्रदान कर रही हैं, तो यहाँ पे हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का एक डबल गेम नज़र आ रहा है, जिसके माध्यम से वह एक बदले की डिप्लोमेसी करवाना चाह रहे हैं भारत को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान से। ये निराशाजनक है कि आर्थिक सुधारों पर जोर देने के बजाय पाकिस्तान हमेशा अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में ही लगा रहा है। उसने सीमा पार से जिस तरह से भारत के लिए चुनौती बढ़ाई है, उससे क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है। वित्त वर्ष 23-24 में उसका सर संग्रह 13% से घटकर 9.2% तक जा पहुंचा है। मतलब टैक्स कलेक्शन जो है, कर संग्रह, वो भी इतना कम हो गया आपका। आज उसके वित्तीय संस्थान कुप्रबंधन के शिकार हैं। पाकिस्तान में शिक्षा, कृषि इत्यादि जो एक बुनियादी संस्थागत एवं दैनिक जीवन के भी सरकारी कार्य होते हैं, जो सरकारों को सुनिश्चित करने चाहिए अपने देश में, वो पाकिस्तान में ठप पड़े हैं। सवाल है कि पैसा डूब जाने के जोखिम के बावजूद वैश्विक वित्तीय संस्थाएं पाकिस्तान की बार-बार मदद क्यों करती हैं? ये समझ से परे है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी देश को इस स्तर पर जाकर सहायता करने के नतीजों का आकलन क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल, वाजिब बात। अगला बेंगलुरु में हुई भगदड़ को लेकर है। हमने पहले भी कई बार कई संपादकियों में ज़िक्र करा है कि भारत में इवेंट मैनेजमेंट को लेके आज भी बड़े इवेंट्स को कोई पॉलिसी नहीं बनी है। कई घटनाएँ हर साल आती हैं और वो नज़रअंदाज हो जाती हैं। एक भारी मात्रा में इवेंट प्लानिंग एक पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड को डील करने का हो, इवैक्यूएशन के प्लान्स हों, एग्जिट के प्लान्स हों, क्राउड मैनेजमेंट के प्लान्स हों, वरना ऐसी घटनाएँ देश में किसी न किसी रूप में होती ही रहेंगी। चलिए कोई बात नहीं, संपादकीय में बढ़ते हैं। सेहत की फ़िक्र और प्राकृतिक खेती।
विकेश कुमार बडोला साहब ने लिखा है, दुनिया चाहे जिस भी स्वरूप में हो, मनुष्य को जीवन चलाने के लिए खाद्य की ज़रूरत होती ही है। बिल्कुल वाजिब बात है। चाहे आधुनिक प्रकृति के नवीनतम प्रतिमानों में आधार पर आगे बढ़ चुके विकसित देश हो या फिर ऐसे प्रतिमानों को छूने के प्रयास में आगे बढ़े विकासशील देश, सभी जगह नागरिक को जीने के लिए भोजन चाहिए। ये दुखद है कि प्रगति की रफ्तार के साथ देश दुनिया में खेती किसानी दोयम दर्जे का काम बनकर रह गया है। इसी का नतीजा है कि खाद्यान्न प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और यहाँ तक कि पेय पदार्थों में भी ज़रूरी पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल कृषि की हालत बहुत ही दोयम दर्जे की हो चुकी है वर्तमान में, और इसीलिए कहीं न कहीं जनमानस को भी पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। बीते 4-5 दशकों में जिस गति से देश की आबादी बढ़ी है, उसी गति से प्राकृतिक कृषि में कमी भी आई है। ढांचागत विकास जैसे रेलवे, सड़क परिवहन, कारखाने स्थल, हवाई अड्डे, बस अड्डे, स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों व नगर महानगरों में आवासीय भवनों के विस्तार के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की वानिकी और कृषि भूमि सिकुड़ती गई। आधुनिक जीवन का ऐसे अभ्यास कम ज़्यादा मात्रा में पूरी दुनिया में हो रहा है, और बीते 4-5 दशकों में तो इस अभ्यास में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके विपरीत इसी दौरान देश दुनिया की आबादी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इतनी बड़ी आबादी की खास ज़रूरतें तो बिना बनी ही हुई हैं, जिनकी कमी का भी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़ी जनसंख्या की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकारों के माध्यम से कृषि क्षेत्र और कृषकों पर पैदावार को पूरा करने के लिए बढ़ाने के लिए इसके लिए रासायनिक उर्वरकों खाद, देखिए ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट क्या होती है, जब भारी मात्रा में एक बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना है, तो वो इस प्रयास में रहती है कि चाहे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो, चाहे आर्टिफिशियल कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तभी हो सरकारें भी सुनिश्चित कर पाएँगी कि भारी मात्रा में हमारे जो सप्लाई चेन है उसमें फूड मेंटेन रहे। दबाव पड़ता है उर्वरकों का इस्तेमाल करने का, खाद का और नई प्रकार की किस्मों का, मगर अब रासायनिक उर्वरक, खाद और दूसरे रसायन पैदावार बढ़ाने के ज़रूरी घटक बन गए हैं। अब किसान चाह कर भी इनका इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते। अब ये हमारे कहीं न कृषि चक्र में आ ही चुके हैं। ज़्यादा शक में जैसे किसान कृषि अभ्यास में पूरी तरह निपुण हो चुके हैं। साथ ही वह ऐसी खेती किसानी से ज़्यादा फायदे की स्थिति में है, ऐसी किसानी के बाद पैदावार बढ़ रही है। सरकारी गोदामों में अनाज के अंबार लगे हुए हैं। यही कृषि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली है, फर्टिलाइज़र का यूज़ करना और तमाम कीटनाशकों का इस्तेमाल करना, केमिकली ग्रोन क्रॉप्स हो गई आपकी तमाम प्रकार की, इसकी डिमांड बढ़ने से ही अभी फूड सप्लाई मेंटेन चल रही है। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल दर साल बढ़ ही रहा है। किसानों को खाद, बीज, रसायन और दूसरी चीज़ें सरकारी रियायत पर मिल ही रही हैं। दूसरी बात ये है कि ये सब इनपुट जो खेती किसानी में लगाना होता है ना, ये सरकार या तो सब्सिडी में दे रही है, या फिर सरकार किसी न किसी तरीके से आर्थिक लाभ उन्हें पहुँचा रही है। तो किसान को ये कोई ऐसा बड़ा इकोनॉमिकल बोझ भी नहीं लग रहा है। उसके ऊपर सरकार समय-समय पे कोई न कोई कृषि योजना लाके ऋण प्रदान कर देती है। चिकित्सा क्षेत्र और सरकारों के लिए ये स्थिति चिंताजनक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ भी वहाँ आपदा का अवसर ढूँढ लेती है। बीमारियों के बढ़ने से चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सीय उपकरणों, दवाइयों, साजो-सामान के व्यवसाय और कारखाने फलते-फूलते हैं। इस प्रकार रासायनिक खाद्यान्न के उत्पादन, इसके बुरे प्रभावों और इस कारण पैदा होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने में बीत रही आम आदमी की ज़िंदगी के प्रति सरकारें अनादर हो चुकी हैं। बिल्कुल ये सिर्फ़ अभी तक हम बातें कर रहे थे कृषि के बारे में, पहुँच गए हम कहाँ पे? स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ। ये हानिकारक खाद्यान्न जो हैं आपके, ये खाने से स्वास्थ्य समस्याएँ भी आए दिन लोगों में बढ़ रही हैं, अस्पतालों के चक्कर पड़ रहे हैं। मानवीय जीवन का अर्थ अब केवल आर्थिक प्रगति की परिधि में सिमट कर रह गया है। इस कारण लगातार उत्पन्न होने वाली विसंगतियों के मकड़जाल से बाहर निकलना दिनों-दिन असंभव होता जा रहा है। मानव जीवन पर छाए संकट के बीच खबर है कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मगर इस परिप्रेक्ष्य में आर्थिक प्रगति के वास्तविक लक्ष्यों की प्रगति में वाक़ई कितनी कामयाबी मिलती है, ये भी विचारणीय होना चाहिए। अगर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की उपलब्धि हासिल करने के लिए हमें आयात शुल्क, उपभोक्ता खरीद, आबादी के उपभोग, सेवा क्षेत्रों इत्यादि कारकों पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ा है, तो ये हमारी पूरी तरह संतुलित आर्थिक स्थिति नहीं हो सकती। हमें दुनिया के समान हमने एक नया आदर्श कायम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हम अपनी आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा आधार अपनी कृषि को बनाएं। भारत की पूरी आबादी का 60% से ज़्यादा हिस्सा रोजगार के लिए अब भी कृषि क्षेत्र पर आश्रित है। चाहे कृषि या अप्राकृतिक तरीके से ही क्यों ना हो रही हो, अथवा सब्सिडी के रूप में बहुत बड़ी आबादी को कई वर्षों से मुफ्त अनाज और मानदेय ही क्यों ना
दिया जा रहा हो, इससे सिद्ध होता है कि ज़्यादातर लोगों का आर्थिक जीवन कृषि पर निर्भर है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है सरकार के लिए। यदि भारत अपनी कृषि पैदावार के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव कर इस प्राकृतिक स्वरूप दे रहा है, तो दुनिया में प्राकृतिक रूप से पैदा हुई खाद्य सामग्री ऊँचे दामों में बिक सकती हैं। अब भारत भी देखिए प्रयास कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, नेचुरल फार्मिंग की तरफ। अगर हम इसमें लीड कर लेते हैं प्रोडक्शन में, तो हम लीड करेंगे ग्लोबल ऑर्गेनिक मार्केट को, जो कि महँगी ही होती है, महँगी ही बिकती है। आज के ऐसे देश में जिनके लोगों के पास आर्थिक प्रगति के आधार पर अर्जित धन तो खूब है, लेकिन वह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध खाद्य सामग्रियों से वंचित हैं, वो हमारी मार्केट बन जाएँगे। प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा महत्व व्यावहारिक रूप से तब दिखेगा, जब इसकी पैदावार के उपभोग से पली-बड़ी एक पीढ़ी दुनिया की वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ और संतुलित दिखाई देगी। देश दुनिया को हर कीमत पर एक आदर्श स्थान बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान मानव के स्वास्थ्य तन मन का होगा और ये लक्ष्य प्राकृतिक खेती बाड़ी की उपज के उपभोग से हासिल होगा। कृत्रिम रासायनिक और जहरीले खाद्यान्न के सेवन से तन मन से अस्थिर बीमार ज़्यादातर इंसान कब तक दवाइयों और इलाज पर निर्भर रहेंगे। बिल्कुल, कब तक हम जीवन शैली में अगर हमारी नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो हमें अस्पतालों के चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दवाइयों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया बात इस संपादकीय के माध्यम से हमको बताई गई है। हमारा ध्यान केंद्रित करा गया है कि कैसे हम वर्तमान में चल रही कृषि पद्धतियों को बदल के अगर प्राकृतिक खेती की तरफ, प्राकृतिक किसान की तरफ चले जाएँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चले जाएँ, तो हम बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। एक अच्छी युवा पीढ़ी आने वाले भविष्य में होगी, जो पौष्टिक होगी, स्वस्थ होगी, जो अच्छा आहार लेगी, नेचुरल खाना लेगी और आने वाले समय में स्वस्थ होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आर्थिक और खेल जगत की खबरों की तरफ। फिलहाल अभी फ्रेंच ओपन चल रहा है, तो वो हमारे लिए परीक्षा के हिसाब से भी ज़रूरी रहने वाला है। फ्रेंच ओपन में कौन जीतता है, ये देखने की बात है। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी विजिट जरूर करिएगा। धन्यवाद।